महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद महाल एरिया में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। इसी एरिया में 27 मई 1957 के दिन नितिन गडकरी का जन्म होता है। गडकरी के घर और आरएसएस हेडक्वार्टर के बीच मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी थी। गडकरी एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से आते थे, जिनके पास कुछ जमीनें भी थी। गडकरी की मां भानुताई गडकरी जनसंघ पार्टी में पहले से ही शामिल थी। इस पार्टी में से बाद में साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है। इन दोनों ही पार्टियों को आरएसएस ने बनाया। नितिन गडकरी 5 साल की उम्र से ही अपनी मां के साथ जनसंघ पार्टी की बैठकों में जाने लगे थे और 19 साल की उम्र में यानी कि साल 1976 में आरएसएस के स्टूडेंट विंग एबीपी में शामिल हो जाते हैं। 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब दोबारा छात्र चुनाव शुरू हुए, तब गडकरी भी नागपुर यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट के पद पर चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस चुनाव में गडकरी मात्र 6 वोटों से हार जाते हैं। आरएसएस से नजदीकी के कारण साल 1984 में नितिन गडकरी को भाजपा युवा मोर्चा का नागपुर अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसी दौरान गडकरी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर फर्नीचर की एक दुकान खोली और साल 1984 में शादी कर ली। कुल मिलाकर गडकरी एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से आते थे और राजनीति में हाथ जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत में 2 चीजें बड़ा साथ दे रही थी उनका। सबसे पहले तो ये कि वो नागपुर से थे और दूसरा ब्राह्मण जाति से आते थे। इन दिनों महाराष्ट्र में कांग्रेस का वर्चस्व चल रहा था और बीजेपी को भाट जी और सेठ जी यानी कि ब्राह्मण और बनिया की पार्टी माना जाता था। ज्यादातर दलित और ओबीसी वोटर्स कांग्रेस के साथ थे। साल 1984 में गडकरी ने नागपुर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। इस सीट पर दलित और ओबीसी वर्ग के वोटर ज्यादा थे, इसीलिए इस चुनाव में नितिन गडकरी की बुरी तरह से हार हो जाती है। शुरुआती सालों में गंगाधर राव फडणवीस गडकरी के मार्गदर्शक थे, जो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पिता भी थे, लेकिन साल 1987 में गंगाधर राव फडणवीस की कैंसर से डेथ हो जाती है, जिस वजह से खाली हुई उनकी एमएलसी सीट पर गडकरी को चुनाव लड़ने का मौका मिल जाता है। 1989 में हुए नागपुर ग्रेजुएट एमएलसी सीट का यह चुनाव नितिन गडकरी जीत जाते हैं। इस वक्त गडकरी की उम्र मात्र 31 साल थी, लेकिन गडकरी की पॉलिटिकल ग्रोथ को जिस चीज ने बाद में सबसे ज्यादा फायदा दिया, उसी चीज ने गडकरी को कुछ समय के लिए आगे बढ़ने से रोका भी। और पता है वो क्या थी? उनकी जाति। उन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में ब्राह्मण नेताओं को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। इसके पीछे पेशवाओं के क्रूर शासन को माना जाता था। इसलिए बीजेपी की ब्राह्मण पार्टी की जो छवि से बचने के लिए बीजेपी के नेता प्रमोद महाजन ने अपने जीजा गोपीनाथ मुंडे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि ओबीसी वर्ग से आते थे। इससे महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में जहां गडकरी राजनीति करते थे, वहां पर उनको राजनीतिक नुकसान होता है। लेकिन इधर साल 1992 में आरएसएस से जुड़े संगठनों ने बाबरी मस्जिद ढहा दी। पूरे देश में राजनीति में हिंदुत्व की विचारधारा हावी होने लगती है। परिणाम ये हुआ कि साल 1995 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन में महाराष्ट्र में कांग्रेस को हरा देती है। बाल ठाकरे ने शिवसेना के नेता मनोज जोशी को महाराष्ट्र का सीएम बना दिया। महाराष्ट्र की जीत के पीछे भाजपा के प्रमोद महाजन और शिवसेना के बाल ठाकरे की दोस्ती ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इससे महाराष्ट्र भाजपा में प्रमोद महाजन का सिक्का और अधिक चलने लगा था। उस समय गडकरी विदर्भ रीजन के सबसे सीनियर बीजेपी नेता थे, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं दी जा रही थी। प्रमोद महाजन ने गडकरी से साफ कह दिया था कि वे उन्हें मंत्री नहीं बनने देंगे। वही आरएसएस नितिन गडकरी को आगे बढ़ाना चाहती थी। आरएसएस को ना प्रमोद महाजन पसंद थे और ना ही शिवसेना। इसी वजह से आरएसएस महाराष्ट्र की सरकार में नितिन गडकरी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अंत में आरएसएस के दबाव में लाल कृष्ण आडवाणी को भी गडकरी को मंत्री बनाने का समर्थन करना पड़ता है। इस तरह प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के विरोध के बावजूद गडकरी को महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण मंत्री यानी कि पीडब्ल्यूडी मंत्री बना दिया जाता है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने मुंबई में
55 फ्लाईओवर और मुंबई पुणे के बीच 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया था, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के लिए 4000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की जरूरत थी, जो उस टाइम महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं थे। इसलिए गडकरी ने बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी बीओटी मॉडल अपनाया। इस मॉडल में प्राइवेट कंपनी किसी प्रोजेक्ट को बनाती है, जिसके बदले में उसे कुछ सालों तक इसे ऑपरेट करने की भी अनुमति दे दी जाती है, ताकि वह अपना खर्चा निकाल सके। बाद में ये बना बनाया प्रोजेक्ट सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह प्राइवेट कंपनियों की मदद से गडकरी ने सभी प्रोजेक्ट्स को पूरे कर दिए। गडकरी की शुरुआती पहचान इन्हीं सब कामों से बनने लगती है। गडकरी को अब फ्लाईओवर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाने लगा था। इस वार्ड में काम किया है, घर जाता हूँ रात को 10-12 बजे, मेरी 3-4-5 जगह छोटी छोटी मीटिंगें होती है, स्कूटर पर घूमता हूँ। लेकिन इधर भाजपा और शिवसेना का जो गठबंधन है, 1999 में हुए चुनावों में अपनी सरकार ना बचा सका। साल 1999 में महाराष्ट्र की सत्ता कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के हाथों में चली जाती है। इससे गडकरी को भारी नुकसान होता है। उल्टा भाजपा ने नितिन गडकरी को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बना दिया। यही वो समय था दोस्त, जब गडकरी ने शरद पवार की तरह सरकारी बैंकों और सोसाइटीज में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। गडकरी की पत्नी कंचन और सहयोगी अनिल सोले दोनों बड़े सहकारी बैंकों के चेयरपर्सन बनते थे। इधर अक्टूबर 1999 में वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जब साल 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना शुरू की, तो उन्होंने गडकरी को राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति का चेयरमैन बना डाला। इस पूरी योजना के कर्ता धर्ता गडकरी ही थे। गडकरी ने 60,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्लान बनाया। यह योजना वाजपेयी की सबसे यादगार योजनाओं में से एक रही है। इस योजना में किए गए काम के कारण गडकरी की अब खूब तारीफ और खूब पहचान होने लगती है। लेकिन साल 2000 में हुए लोकसभा चुनावों में वाजपेयी चुनाव हार जाते हैं। वही महाराष्ट्र में भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन विधानसभा चुनाव हार जाता है। इससे प्रमोद महाजन का जो दबदबा था वह कम हो जाता है। केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा के हारने के कारण गडकरी को संगठन में आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। गडकरी पर आरएसएस का पूरा हाथ था, इसलिए नवंबर 2004 में गडकरी को महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। साल 2006 में भी नितिन गडकरी को दोबारा से महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। इधर साल 2009 में मोहन भागवत आरएसएस के सर संचालक यानी कि हेड बन जाते हैं। मोहन भागवत का गडकरी पर पूरा हाथ था। इस कारण गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू और नरेंद्र मोदी और मनोहर पर्रिकर को पीछे छोड़कर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। गडकरी के भाजपा अध्यक्ष बनते ही भाजपा ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के साथ सरकार बना ली। इसमें कमाल की बात ये रही कि जेएमएम के नेता शिबू सोरेन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के कारण 3 महीने पहले ही इसे बीजेपी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन अब 3 महीने बाद ही फिर से जेएमएम के साथ भाजपा ने सरकार बना डाली। इससे बीजेपी की छवि पर असर पड़ा। माना जाता है कि नितिन गडकरी के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद झारखंड में सरकार बनाने के पीछे का असली गेम कमर्शियल इंटरेस्ट था, क्योंकि झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट है। गडकरी के करीबी और नागपुर के बिजनेसमैन अजय संचेती यानी गडकरी के दोस्त की इस सरकार में गठबंधन में बड़ी भूमिका थी, जिससे बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री बने। अब जब नितिन गडकरी बीजेपी शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बने थे, तब अजय सचेती की कंपनी एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर को कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिले। इसी तरह जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गडकरी को नेशनल रोड्स कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, तब भी अजय संचेती की कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले थे। आगे चलकर इन्हीं अजय और गडकरी के और भी बिजनेसेस लिंक्स आगे जाकर हमें सामने मिलते हैं, जिनका जिक्र इसी वीडियो में आगे आपको जरूर मिलेगा। इधर फरवरी 2010 में इंदौर में हुए बीजेपी के एक सम्मेलन में सभी बीजेपी नेताओं और डेलीगेट्स के रहने का इंतजाम टेंट्स में किया गया था। जनसंघ के दिनों में पार्टी के नेता पार्टी कार्यालय और कार्यकर्ताओं के घर पर रहते थे,
लेकिन अभी वे 5 स्टार होटल्स में ठहरने लगे थे, जिससे वे जनता से कट रहे थे। लेकिन गडकरी ने इस प्रथा को तोड़कर इस दूरी को कम करने की कोशिश की। लेकिन इसी साल उनके बड़े बेटे की नागपुर में हुई शादी ने उनकी सिंपल स्मॉल टाउन बॉय की उनकी इमेज जो थी उस पर काफी सवाल खड़े कर दिए। गडकरी के बेटे की शादी इतनी भव्य थी कि जितने पूरे नागपुर में कभी किसी ने नहीं देखी हो। शादी के लिए अकेले नागपुर में 1.5 लाख और नागपुर से बाहर देश भर में 76,000 कार्ड बांटे गए थे। मेहमानों को प्राइवेट जेट्स और चार्टेड प्लेन से लाया गया था। गडकरी ने शादी में 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसमें से 1 करोड़ सिर्फ इनविटेशन कार्ड्स पर ही खर्च हो गए। शादी के बाद गडकरी ने अपने बेटे को 9 करोड़ का एक महल जैसा घर और एक BMW गाड़ी में गिफ्ट की थी, जबकि गडकरी का बैकग्राउंड एक साधारण ब्राह्मण परिवार से था, जिसने शुरुआती फर्नीचर की दुकान से की थी। और अगस्त 2011 में गडकरी ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं से कहा कि वे विधानसभा चुनाव के लिए संजय जोशी को पार्टी कोऑर्डिनेटर बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, संजय जोशी आरएसएस के खास थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी थे और 2005 से बीजेपी से बाहर चल रहे थे, वह भी नरेंद्र मोदी के कारण। लेकिन नितिन गडकरी ने उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वापस लाकर मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। लेकिन संजय जोशी को वापस लाने का ये फैसला बीजेपी में सबको पसंद नहीं आया था, खासकर नरेंद्र मोदी को। 2012 की गर्मियों में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और बीजेपी बुरी तरह से यूपी चुनाव हार जाती है। भाजपा की 403 में से केवल 47 सीटें आती हैं। इससे पार्टी में गडकरी की स्थिति नाजुक हो जाती है। और इसी बीच नरेंद्र मोदी ने मई 2012 में मुंबई में होने वाली बीजेपी की एक बड़ी बैठक को बॉयकॉट करने की धमकी दे डाली। मोदी की मांग थी कि संजय जोशी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बर्खास्त कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी का मानना था कि गडकरी उनके खिलाफ संजय जोशी का इस्तेमाल वैसे ही कर रहे हैं जैसे एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी ने हरेन पांड्या का किया था। 2012 आते आते मोदी आने वाली बीजेपी का चेहरा बनने की तरफ थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर भी गडकरी मोदी को इग्नोर नहीं कर सकते थे। अंत में मोदी के दबाव में आकर नितिन गडकरी को यह मांग माननी पड़ती है और संजय जोशी ने आखिर में रिजाइन कर डाला। इससे पार्टी के भीतर मोदी का वर्चस्व और बढ़ जाता है। मुंबई की इसी बैठक में गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक और मौका देने पर विचार होता है। आरएसएस चाहता था कि ऐसा ही हो और दूसरी तरफ गडकरी के साथ झगड़े को शांत करने के लिए नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस तरह सितंबर 2012 में गडकरी दूसरी बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन यहाँ गडकरी को एक बड़ा झटका लगने वाला था। दरअसल गडकरी के करीबी बिजनेसमैन संजय संचेती का नाम काले घोटालों में आ जाता है। छत्तीसगढ़ के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2008 में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने बहुत ही कम बोली लगाने के बावजूद भी अजय संचेती की एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर को कोयला खनन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को 1092 करोड़ का नुकसान हुआ। इस कंपनी के पास अंडरग्राउंड माइनिंग का 3 साल का अनुभव भी था, जो कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए जरूरी शर्तें थी। कोयला घोटाले में अजय संचेती का नाम आने के बाद अब खुद गडकरी भी गिरने लगे थे, लेकिन नितिन गडकरी के लिए यह छोटी मुसीबत थी। उनका सामना इससे और बड़ी समस्या से होने जा रहा था और वह समस्या थी पूर्ति ग्रुप पर हुआ खुलासा, जिसके फाउंडर थे नितिन गडकरी। अक्टूबर 2012 में पब्लिश हुई एनडीटीवी की एक खबर के अनुसार उस समय पूर्ति ग्रुप की नेटवर्थ करीब 300 करोड़ थी। विदर्भ में उसका कई करोड़ का एक चीनी मिल था। मीडिया में खुलासा हुआ कि साल 2000 में पूर्ति ग्रुप की शुरुआत के लिए अधिकतर पैसा सहकारी बैंकों और दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आया था। दोस्तों, ये पूरा पैसा इंटरमीडिएटरी कंपनीज के जरिए आता था, जिन्हें पूर्ति ग्रुप में हिस्सेदारी मिली थी। लेकिन असल में यह कंपनीज केवल नाम मात्र की थी और उनकी खुद की कोई इनकम नहीं थी। उल्टा इन कंपनीज को पूर्ति ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी तीसरी कंपनी से पैसे मिल रहे थे।
सबसे चौंकाने वाली और शॉकिंग वाली बात यह है कि कंपनियों के पास भी पैसा नहीं था। जो थर्ड कंपनियां थी, इनमें से कई कंपनियों की पेड अप कैपिटल केवल 2000 से 3000 थी। इन कंपनियों के एड्रेस भी फर्जी पाए जाते हैं। कम से कम 4 कंपनियों का ऑफिशियल एड्रेस सेम था। पूर्ति ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाली इन कई कंपनियों के डायरेक्टर्स भी नितिन गडकरी से जुड़े हुए थे। किसी कंपनी में उनकी पत्नी तो किसी में उनके बेटे और भतीजे थे। और सबसे कमाल की बात यह है कि इनमें से 5 कंपनियों का डायरेक्टर तो गडकरी का ड्राइवर था। इनमें से 17 कंपनियों को शिवम शर्मा नाम का एक व्यक्ति चला रहा था। इसी कारण नितिन गडकरी पर आरोप लगा कि ये कंपनियां फर्जी हैं और जिन्हें पूर्ति ग्रुप में इन्वेस्ट करने के ही पेपर से बनाया गया था। इनमें से कई कंपनियां तो एक तरफ पूर्ति ग्रुप में इन्वेस्ट कर रही थी और दूसरी तरफ खुद नितिन गडकरी और पूर्ति ग्रुप से लोन ले रहे थे। उदाहरण के लिए रेजेंसी इक्विफिन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने साल 2007 में पूर्ति ग्रुप के 4.3 करोड़ के शेयर खरीदे, लेकिन एक साल बाद ही इसी कंपनी ने पूर्ति ग्रुप से लोन ले लिया। यानी जिन कंपनियों को नितिन गडकरी लोन दे रहे थे, वही कंपनियां उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही थी। कुल मिलाकर पैसा उन्हीं 2-4 कंपनियों में घूम रहा था। इससे पूर्ति ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगे, यानी नितिन गडकरी पर मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप लगे थे। अजय संचेती और पूर्ति ग्रुप की तरह ही गडकरी के सामने एक और समस्या आ जाती है। मार्च 2010 में, जी हाँ दोस्तों, मार्च 2010 में बिजनेसमैन दत्तात्रेय पांडुरंग महेश्कर यानी कि नितिन गडकरी के ही एक सहयोगी की कंपनी ग्लोबल सेफ्टी विजन ने पूर्ति ग्रुप की कंपनी पूर्ति शुगर एंड पावर लिमिटेड को कम ब्याज पर 164 करोड़ का लोन दिया था, जबकि खुद ग्लोबल सेफ्टी विजन की कुल पेड अप कैपिटल केवल 36,000 रुपए थी। इस कंपनी को चलाने वाले दत्तात्रेय पांडुरंग महेश्कर आइडियली रोड बिल्डर्स नाम के एक कंपनी को प्रमोट भी करते थे, जिसे गडकरी के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए कई प्रोजेक्ट्स दिए गए थे। इस तरह गडकरी एक के बाद एक आरोप से घिरते जाते हैं। इन आरोपों के बीच नितिन गडकरी खुद टीवी पर आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और वह हर प्रकार के जांच के लिए तैयार हैं। Can you give us the identity? Can you give us the identity of these companies? Because it's not clear. That's the allegation that is being made by your political opponent. First of all, that these are shell companies, these are front companies. First of all, शॉकिंग बात यह है कि गडकरी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स देने वालों के तार कहीं और से नहीं बल्कि भाजपा के बड़े नेताओं से जुड़े थे। कारवान मैगजीन के लिए पत्रकार प्रवीण ढोंठी ने गडकरी पर एक बड़ी रिपोर्टाज लिखी थी, जिसे आपको भी पढ़ना चाहिए। इस रिपोर्टाज में पत्रकार प्रवीण ने लिखा है कि उन दिनों मुंबई में न्यूज एक्स में काम करने वाले पत्रकार गणेश कन्नाटे ने मुझे बताया कि 3 लोगों को पूर्ति ग्रुप से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, जिनमें से एक वे भी थे। पत्रकार गणेश कन्नाटे ने कहा कि उनके एडिटर जहांगीर पोचा और उनकी पत्नी रंजना जेटली, जो कि जेटली के ही परिवार से आती थी, और वह यानी कि गणेश कन्नाटे दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में अरुण जेटली से मिले थे, जहां उन्हें पूर्ति ग्रुप से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, जिन्हें मैंने खुद पढ़ा और वो जेन्युइन थे। इसके बाद ही मैंने ये स्टोरी ब्रेक की। जब नितिन गडकरी की पूर्ति ग्रुप को लेकर विवाद चरम पर चल रहा था, तब आरएसएस के विचारक एमजी वैग ने अपने एक ब्लॉग में इस पूरे विवाद के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। एमजी वैग ने लिखा कि मोदी को लगता है कि गडकरी के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए उनके प्रधानमंत्री बनने के चांसेस कम हैं और वह राम जेठमलानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बताना जरूरी है कि ये राम जेठमलानी ही थे जिन्होंने गडकरी को इस्तीफा देने की मांग की थी, जबकि वे खुद भाजपा के नेता थे। पूर्ति ग्रुप के विवाद के बीच भी आरएसएस के मोहन भागवत और एमजी वैग की लॉबी से भी नितिन गडकरी को पूरा समर्थन मिल रहा था। 2013 में भाजपा के अध्यक्ष पद के चुनाव से एक दिन पहले यानी 22 जनवरी 2013 तक गडकरी को फिर से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर बात होने लगती है। गडकरी तीसरी बार भाजपा अध्यक्ष बनने ही वाले थे कि एक दिन पहले दोपहर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुंबई में मौजूद पूर्ति ग्रुप से जुड़ी कई ऑफिस पर
छापा मार दिया। इस पर पहले तो बीजेपी ने कहा कि यूपीए सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार ने गडकरी के फिर से बीजेपी अध्यक्ष बनने से एक दिन पहले यह कार्रवाई इसलिए की है ताकि बीजेपी में कंफ्यूजन पैदा किया जा सके। लेकिन उसी दिन लाल कृष्ण आडवाणी और आरएसएस महासचिव भैयाजी जोशी ने मुंबई में गडकरी से मुलाकात की और उनसे इस्तीफा देने को कहा और फाइनली गडकरी ने उसी रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे डाला और अगले बीजेपी अध्यक्ष के लिए राजनाथ सिंह का नाम आगे आने लगा, जो कि आरएसएस की पसंद भी थे। मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने से नितिन गडकरी को लेकर आरएसएस की योजना फेल होती जाती है। आरएसएस उन्हें देश भर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रमोट करना चाहता था, लेकिन आरएसएस का ये पूरा प्लान एकदम फेल हो जाता है और नितिन गडकरी नागपुर वापस लौट जाते हैं। इधर 2014 लोकसभा चुनाव सर पर आ चुके थे और नरेंद्र मोदी भाजपा के फेस बन चुके थे। वही गडकरी भी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नागपुर सीट से खड़े हो जाते हैं। इससे पहले वो केवल एक बार सीधा चुनाव लड़े थे, लगभग 30 साल पहले, यानी 1985 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, जिसे वे हार गए थे। 2014 तक गडकरी कभी भी अपने दम पर एक भी चुनाव नहीं जीते थे। ना वे कभी भी एमएलए बने, ना ही वे लोकसभा सांसद बने। 2014 में मोदी की लहर के बीच गडकरी भी 2.84 लाख से ज्यादा वोटों से लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव के बाद जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो गडकरी को उम्मीद थी कि उन्हें नई सरकार में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सभी मिनिस्ट्रीज यानी कि रेलवे, सड़क और शिपिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन उनकी सिर्फ शिपिंग और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ही मिले, रेलवे नहीं मिला। नितिन गडकरी ने खुद को एक मॉडर्नाइजर और इनोवेटर मंत्री के रूप में पेश करना शुरू कर दिया और एथेनॉल से बनने वाली बसों जैसी चीजों की बात करना शुरू कर दी। लेकिन गडकरी के लिए मोदी सरकार में काम करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अभी भी मोदी गडकरी को अपने कंपटीशन की तरह ही देखते थे। 26 जुलाई 2014 को मोदी के प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 2 महीने बाद संडे गार्डियन ने एक खबर छापी कि गडकरी के सरकारी आवास से सोफिस्टिकेटेड लिसनिंग डिवाइसेस मिले हैं। बीजेपी के करीबी इस अखबार ने एक गुमनाम सूत्र को हवाला देते हुए कहा कि ये डिवाइसेस अमेरिका खुफिया एजेंसी ने लगाए थे। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि ये डिवाइसेस कांग्रेस सरकार के समय के लगाए हुए हैं। गडकरी ने अगली सुबह ट्वीट में इस कहानी को बहुत ज्यादा कयासों पर आधारित बताया, लेकिन संसद ने विपक्षी पार्टियों ने जांच और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर डाली, जिससे 2 दिन तक संसद ठप रहती है। वही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस रिपोर्ट को गलत बताया, लेकिन इससे विपक्ष शांत नहीं होता। यह रिपोर्ट ऐसे समय पर आई जब लगातार अफवाहें उड़ रही थी कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री कार्यालय अपने ही मंत्रियों की सर्वेलेंस कर रहा है। इसके कारण यह संभावना उठी कि सरकार या बीजेपी के अंदर से कोई नितिन गडकरी की सर्वेलेंस कर रहा है। हालांकि दूसरे दिन गडकरी ने इस खबर का खंडन कर दिया, लेकिन आउटलुक मैगजीन की माने तो गडकरी के करीबी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनसे कहा था कि वे पब्लिकली इस स्नूपिंग इंसिडेंट को इनकार कर दे, क्योंकि इससे बीजेपी और प्रधानमंत्री की छवि खराब होगी। गडकरी के सरकारी बंगले 13 तीन मूर्ति लेन में हाई पावर लिसनिंग डिवाइसेस मिले हैं, जो काफी एडवांस और सोफिस्टिकेटेड हैं। इस दौरान हुई और भी कई चीजों ने मोदी और गडकरी के बीच टकराव की अफवाहों को मजबूत कर दिया। कारवा मैगजीन में लिखी गई पत्रकार प्रवीण डोंती के रिपोर्टाज के अनुसार गडकरी के पहले 3 बड़े प्रोजेक्ट्स और 2 विदेशी यात्राओं को प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रूव नहीं किया था। जब चौथी फाइल रिजेक्ट हुई तो गडकरी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मोहन भागवत को फोन किया और कहा कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता, मैं वापस आकर स्वयंसेवक बनकर रहूंगा। गडकरी के फोन के अगले ही दिन भागवत दिल्ली पहुंच जाते हैं और देर रात तक गडकरी मोदी जी के साथ बैठकर बैठक करते हैं। मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या गडकरी उनके लिए या सरकार के लिए बाधा बनते हैं, जिसका मोदी ने ना में जवाब दिया। अंत में बैठक में समझौता हुआ कि गडकरी कभी भी पार्टी के अंदर या बाहर मोदी की आलोचना नहीं करेंगे।
वही मोदी गडकरी को अपना काम करने की पूरी स्वतंत्रता देंगे। इधर जनवरी 2016 में गडकरी के पुराने दोस्त दत्तात्रेय पांडुरंग महेश्वर परिवार की कंपनी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने के लिए जोजिला पास पर टनल बनाने का 10,050 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। इस पर विपक्ष ने गडकरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। साल 2017 में हुई बिडिंग के बाद यह कॉन्ट्रैक्ट IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नाम की कंपनी को मिला, जिसने गडकरी के दोस्त महेश्वर की कंपनी IRB से आधे से भी कम पैसे में टनल बनाने का प्रस्ताव रखा था। यानी यहाँ सरकार के आधे रुपयों से भी कम में काम हो गया। सितंबर 2017 में तीसरी बार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी को रक्षा मंत्रालय में शिफ्ट करना चाहते थे। उन्होंने गडकरी पर बहुत दबाव बनाया, लेकिन वो नहीं माने। अंत में निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री बनाया जाता है। कुल मिलाकर गडकरी ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज को नहीं छोड़ा। साल 2019 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होते हैं। इस बार भी नितिन गडकरी नागपुर से 2.16 लाख वोट के अंतर से चुनाव जीत जाते हैं। नरेंद्र मोदी भी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार में नितिन गडकरी को एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय ही मिला। इसके अलावा उन्हें MSME मंत्रालय का प्रभार भी दे दिया गया। मीडिया में गडकरी को लेकर यह खबरें खूब प्रचारित हुई कि गडकरी के अंडर भारत में सड़क बनाने की जो स्पीड है वो पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। इसके पीछे थे बड़े बड़े आंकड़े। मोदी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2014 से लेकर 2024 के बीच देश का हाईवे नेटवर्क 60% बढ़ा और 91,287 किलोमीटर से 1,86,145 किलोमीटर हुआ और साथ ही नेशनल हाईवे स्पीड कॉरिडोर्स की लेंथ 93 किलोमीटर से 2,474 किलोमीटर हो गई। इसी तरह 4 लेन और इससे ज्यादा के नेशनल हाईवेज की लेंथ भी डबल हो गई। लेकिन इन आंकड़ों पर कई बड़े सवाल उठते रहे। इसके पीछे का कारण है मोदी सरकार द्वारा बनाया गया एक नया नियम। 1 अप्रैल 2018 को मोदी सरकार ने कितने किलोमीटर हाईवे बनाए ये नापने का एक नया नियम लागू कर दिया गया। जहां पहले एक हाईवे की लंबाई को गिना जाता था, चाहे उसमें कितने भी लेन क्यों ना हो, लेकिन अब हर लेन की लंबाई अलग अलग गिनी जाती है। मतलब अगर 1 किलोमीटर 4 लेन हाईवे बनाया गया तो सरकारी फाइल में लिखा जाएगा 4 किलोमीटर हाईवे लेन बनाया गया है, जबकि पहले इसे केवल 1 किलोमीटर ही गिना जाता था। और इन सब के बीच गडकरी की हाईवे मैन वाली छवि को कैग रिपोर्ट से एक बड़ा झटका मिलता है। 10 अगस्त 2023 में कैग की एक रिपोर्ट संसद में रखी गई। इस रिपोर्ट में गडकरी के मंत्रालय द्वारा बनाए गए द्वारका एक्सप्रेस को लेकर कहा गया कि इस प्रोजेक्ट के लिए 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की कॉस्ट मंजूरी दी गई थी, लेकिन मंत्रालय ने इसे लगभग 14 गुना ज्यादा यानी कि 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की कॉस्ट पर बनाया है। इन आरोपों पर गडकरी के मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई कि एक्सप्रेसवे पर कई एलिवेटेड रोड्स, अंडरपास, टनल और बाकी चीजें बनी है जो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थी और 18.2 करोड़ प्रति किलोमीटर की कॉस्ट में शामिल नहीं थी। इस कारण प्रोजेक्ट इतना महंगा हो गया। नितिन गडकरी ने अपनी सफाई में कहा कि द्वारका नेशनल हाईवे 29 किलोमीटर नहीं है जैसा कि कैग की रिपोर्ट में कहा गया है, बल्कि लगभग 230 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें कई टनल भी शामिल हैं। गडकरी ने कहा कि इस हिसाब से प्रति किलोमीटर हाईवे बनने में 9.5 करोड़ खर्च किए गए हैं। गडकरी ने कहा कि उन्होंने ये बात कैग के अधिकारियों को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये रिपोर्ट छाप दी। आमतौर पर मोदी सरकार में बड़ी से बड़ी चीजें सामने नहीं आती हैं। वैसे में CAG द्वारा सिर्फ गडकरी के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट को संसद में रखा जाना भाजपा के अंदर ही अंदर घट रही चीजों की तरफ भी इशारा कर रहा था।
अंदर खाने इस रिपोर्ट को मोदी के कंपटीशन यानी कि गडकरी को सटल तरीके से खत्म करने की कोशिश के रूप में भी देखा गया। दरअसल अगले ही साल 2024 में लोकसभा चुनाव आने जा रहे थे और माना जा रहा था कि भाजपा का ग्राफ काफी गिर चुका है और भाजपा शायद बहुमत नहीं ला सकेगी। वैसे में गडकरी मोदी का विकल्प बन सकते थे, लेकिन मोदी बनाम गडकरी की बहसें आए दिन सोशल मीडिया पर चलने लगी थी। लोकसभा चुनाव आते आते नितिन गडकरी और मोदी में टकराव होता हुआ भी दिख रहा था। गडकरी नागपुर से चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ की बीजेपी के पोस्टर्स पर उनकी तस्वीर थी ही नहीं, हर जगह अकेले नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी गई थी और आरोप लगा कि मोदी और अमित शाह गडकरी को हराने की साजिश कर रहे हैं। हालांकि 2024 चुनाव में गडकरी चुनाव तो नहीं हारे, लेकिन उनकी जीत का अंतर 2019 में 2.16 लाख वोट से घटकर 1.47 लाख रह गया। नतीजों के बाद खुद गडकरी ने भी आरोप लगाया कि उनकी सीट पर उनके 3.5 लाख समर्थकों के वोट काट दिए गए थे। वैसा ही आरोप जैसे ही विपक्ष मोदी पर लगाती है, गडकरी के इस बयान को भी मोदी से जोड़कर देखा गया। दूसरा, मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम जो अब मुझे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर है वो काटे गए थे। 3.5 लाख वोटर्स ऑफ योर्स वर कट, बट कई लोग कहते हैं ये आपके खिलाफ साजिश थी कि आपको कमजोर करने के लिए नेम्स वर कट ऑफ फ्रॉम द वोटर लिस्ट। क्या ये सही है? नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई ये थी कि 3.5 लाख नाम काटे गए थे और जो मेरे वोटर थे, मेरे भांजे का काटा। जैसे कि पहले अनुमान था कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की मात्र 240 सीटें आई थी, वह अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ कि जैसी अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा की सहयोगी पार्टियां मोदी का नाम आगे नहीं करेगी। उल्टा मोदी बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के समर्थन में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे और वही गडकरी अपना सड़क परिवहन मंत्रालय संभालते रहे। लेकिन बीच में ऐसी कई चीजें होती रही जिनसे लगता रहा कि गडकरी और मोदी के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। 2024 के चुनाव के बाद विदर्भ में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कई कार्यक्रमों में गडकरी शामिल नहीं होते हैं, जबकि वह विदर्भ से बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। सितंबर 2024 में गडकरी ने यह बयान देकर सबको हैरान कर दिया कि उन्हें लोकसभा चुनाव में पहले और बाद में प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसको इनकार कर दिया क्योंकि प्रधानमंत्री बनना उनकी जिंदगी का मकसद नहीं है और वे अपने संगठन के प्रति वफादार हैं। To become a prime minister is not aim in my life. I am loyal to my conviction and my organization. जुलाई 2025 में गडकरी ने कहा कि सत्ता से लोगों को अहंकार हो जाता है, उसे लगता है कि मैं बहुत चालाक हूँ और वह इसे दूसरे लोगों पर थोपता है, लेकिन इससे कोई बड़ा नहीं बनता। दुनिया के इतिहास में देखिए कि जिनको लोगों ने स्वीकार किया है उन्हें कभी लोगों पर थोपने की जरूरत नहीं है। सितंबर 2025 में भी गडकरी ने कहा कि वह जिस फील्ड में काम करते हैं वहां पर दिल से सच बोलना मना है और जो लोगों को सबसे ज्यादा मूर्ख बना सकता है वो सबसे बड़ा नेता माना जाता है। गडकरी के इन सभी बयानों को मोदी पर हमले की तरह देखा गया था। गडकरी बनाम मोदी की बहसों के बीच गडकरी को एक और बहस ने घेर लिया और यह बहस थी इथेनॉल की। इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। गडकरी खुद रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और पेट्रोल में इथेनॉल मिक्सिंग का जो इशू है वह उनके मंत्रालय के अंडर आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार में इथेनॉल को अगर सबसे ज्यादा किसी भी मंत्री ने बढ़ावा दिया है तो वो नितिन गडकरी है। गडकरी क्लीन हाइड्रोजन जैसी बाकी तरह के क्लीन फ्यूल को भी प्रमोट करते रहे हैं ताकि एयर पोल्यूशन और क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर होने वाला खर्च जो है वो कम होने लगे। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा प्रमोट किया है तो वो है इथेनॉल। 2014 में मोदी सरकार बनते ही गडकरी ने यह मांग करना शुरू कर दिया कि पेट्रोल में 10 से 15% इथेनॉल मिलाया जाए, जबकि उस वक्त केवल 1.5% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होता था। मोदी सरकार ने भी 1 महीने के अंदर ही इथेनॉल ब्लीडिंग को जो लिमिट थी वो 10% कर दी, लेकिन गडकरी यहाँ नहीं रुके। गडकरी ने साल 2018 में दावा किया कि इथेनॉल मिलाने के बाद 1 लीटर पेट्रोल 55 रुपए में मिलने लगेगा। 2023 में तो उन्होंने 15 रुपए लीटर
पेट्रोल देने की बात कही थी। यहाँ लोगों को शक हुआ कि गडकरी पेट्रोलियम मंत्री तो नहीं है, फिर वे इथेनॉल को इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे एक अलग कहानी है, बिजनेस इंटरेस्ट वाली। दरअसल दोस्तों, गडकरी के जो बेटे हैं सारंग गडकरी और निखिल गडकरी, दो कंपनियां चलाते हैं, मानस एग्रो और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, जो पूर्ति ग्रुप से ही निकलती है। ये दोनों कंपनियां एथेनॉल बनाने का काम करती है। नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की सियान एग्रो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, जिसकी कमाई यानी कि नेट जो इनकम है पिछले 5 सालों में 65% से ज्यादा बढ़ी है, जो इसी फील्ड की दूसरी कंपनियों के एवरेज 14% से 5 गुना ज्यादा है। पिछले 1 साल में सियान एग्रो के शेयर्स की कीमत 1000% से ज्यादा बढ़ चुकी है। सारंग गडकरी यह मानस एग्रो अनलिमिटेड कंपनी है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा पब्लिकली डेटा है नहीं, लेकिन इसका रेवेन्यू भी 750 से 1000 करोड़ की रेंज में आता है। दोस्तों, मानस ग्रुप को पेट्रोल, डीजल और एलएनजी, सीएनजी पंप्स ऑपरेट करने का भी लाइसेंस मिला हुआ है, यानी कि नितिन गडकरी और सरकारी संसाधनों से इथेनॉल का प्रचार करने का सीधा फायदा गडकरी के बेटों को है। एथेनॉल पहला ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसे गडकरी ने प्रमोट किया हो और उनके करीबियों की कंपनियां उसे मैन्युफैक्चर करती हो। 2014 में भी मंत्री बनने के कुछ हफ्ते बाद ही गडकरी ने ऐलान किया था कि सरकार दिल्ली में ई रिक्शा पर बैन को हटाएगी और नई दीनदयाल योजना शुरू करके ई रिक्शा खरीदने वालों को 3% के रेट पर लोन दिया जाएगा। लेकिन इस ऐलान के बाद जब दिल्ली हाईकोर्ट ने ई रिक्शा पर बैन लगा दिया तो मोदी सरकार ने कानून में बदलाव करके इस बैन को हटा दिया। ये ई रिक्शा बनाने वाली कंपनियों पर एक पॉलिसी फेवर की तरह था, जिनमें से एक पूर्ति ग्रुप की पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड थी। ये उन 7 कंपनियों में शामिल थी जिसे ई रिक्शा बनाने और बेचने का लाइसेंस मिला हुआ था। इसी वजह से आरोप लगे कि गडकरी अपने मंत्री पद का मिसयूज करके अपने परिवार के बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं। और इस पर बीजेपी ने बयान जारी करके कहा कि गडकरी और उनके परिवार का कोई भी सदस्य ई रिक्शा बनाने वाली किसी भी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसी बीच बीजेपी ने बयान जारी करते हुए कहा कि गडकरी और उनके परिवार का कोई भी सदस्य ई रिक्शा बनाने वाली किसी भी कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यह एक सफेद झूठ था। पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर राजेश टोडेडे थे, जो गडकरी के साले थे, यानी द ब्रदर इन लॉ। राजेश ने एक कदम आगे बढ़कर इंडियन एक्सप्रेसवे से ये भी कहा कि ई रिक्शा प्रोजेक्ट गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी इस केस में भी गडकरी ऐसी नीतियां बनाने में शामिल थे जिनसे उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहा था। गडकरी के बारे में कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि वे भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्मे हो, लेकिन केजरीवाल की भाषा में अगर कहें हम लोग तो बनिया की तरह धंधा करना उन्हें अच्छे से आता था। उन्होंने सरकारी पॉलिसीज और सरकारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपनी और अपने रिश्तेदारों और अपने करीबियों की संपत्तियां बढ़ाने में किया। हालांकि ये भारत है, यहाँ के ज्यादातर नेता यही करते हैं और वे हम हैं जिन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आम आदमी अपने सर्वाइवल के लिए हर रोज मरता फिरता है, टैक्स भरता है। वही भारत के नेता इतना पैसा कमाते हैं कि उनके बच्चों के पास भी हजारों करोड़ों कंपनियां होती हैं। लेकिन तमाम खामियों के बाद भी गडकरी भाजपा के ऐसे नेता हैं जिन्हें दूसरी पार्टियों के नेताओं और जहां तक कि कार्यकर्ताओं द्वारा भी पसंद किया जाता है। इधर मोदी, जिनका 2014 में उदय हुआ, वो क्रेज खत्म होता जा रहा है। मोदी के पास अपनी सरकार चलाने के लिए खुद का बहुमत भी अब नहीं बचा है। एक बार फिर से वे आरएसएस पर निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि वे आरएसएस के करीबी थे। कल क्या होगा ये किसने जाना है। बहरहाल गडकरी के जीवन पर बनाया मेरा ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे आप किसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी की, क्योंकि मैं एकदम निष्पक्ष तरीके से वीडियो बना रही हूँ। ये नहीं कि मुझे सिर्फ मोदी जी के लिए बनानी है, बीजेपी या कांग्रेस के लिए बनानी है। आपको जो पसंद है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करिएगा। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए डिकोड विद नेहा। जय हिंद, जय भारत।